हेलो नमस्कार दोस्तों, मॉडल क्लासेस फ्री में आप सभी का स्वागत है। चलिए आज हम आपके लिए लाए हैं कक्षा 12वीं का जो है उच्च गणित जो भाग 2 है, उसके लिए हम इम्पॉर्टेंट ऑब्जेक्टिव लेकर आए हैं पूरक परीक्षा के लिए। तो देखिए भाग 2 में हमारे जो अध्याय हैं वो 7 से लेकर 13 अध्याय तक हमारे क्या है भाग 2 है। भाग 2 में हमारा 7 से लेकर 13 तक के जो अध्याय हैं वो हमारे भाग 2 में आते हैं। तो चलिए आज हम स्टार्ट करते हैं 7 अध्याय से। तो देखिए 7 अध्याय से जो हमारे ऑब्जेक्टिव आते हैं वो 6 अंक के आते हैं। तो आप लोगों को पता है कि 6 अंक के ऑब्जेक्टिव आते हैं, इसलिए हमने ऑब्जेक्टिव इसमें थोड़ा ज़्यादा रख दिए हैं। इसलिए आप लोग पूरा वीडियो देखेंगे तो आप लोगों को समझ में आ जाएगा। तो चलिए स्टार्ट करते हैं वीडियो। तो देखिए हमारा जो समाकलन है उससे 6 अंक के ऑब्जेक्टिव मिलेंगे। तो आप लोगों को 5 अंक के जो है अब सही जोड़ी मिल जाएंगे, है ना। तो 5 अंक आप लोगों को सही जोड़ी में मिलेंगे। तो आप लोग जो हम बताते जाते हैं, तो सबसे पहले आप लोगों को क्या समझना होगा, जो इसकी थ्योरी है मतलब जो हमारे सूत्र हैं वही हमारे क्या कहला जाएंगे, इसमें 5 अंक में आ जाएंगे ऑब्जेक्टिव में। तो देखिए जो हमारा समाकलन होगा वो अवकलन का व्युत्क्रम प्रक्रम होगा। जो अगर आपने अवकलन पढ़ा है तो आपसे समाकलन के सूत्र बन जाएंगे। देखिए हमने लिखा है इधर अवकलन वाले सूत्र रख दिए हैं और इधर समाकलन वाले सूत्र हैं। तो देखिए अवकलन में क्या होता था, अवकलन में जैसे कि हम मान लीजिए कि कोई हमारे पास x घात में कुछ के रूप में दिया रहता था, ठीक है। तो मान लीजिए x की पावर n+1 है, तो वही घात नीचे उतर जाती थी। अगर इस रूप का कुछ दिया रहता था तो x की पावर हो जाया करता था। ये सूत्र है अवकलन का। इधर देखिए अब इसमें x की पावर कुछ रहेगी तो अब इस रूप का बन जाएगा। कहने का अर्थ है कि जो हमारा सूत्र आया करता था अब उसका जो हमारा अवकलन का जो हल आया करता था अब उसी का समाकलन हो जाएगा, और जो उत्तर जिसका हम अवकलन करते थे अब वही हमारा उत्तर बन जाएगा और प्लस c लिखना पड़ेगा। तो देखिए इसी प्रकार आप 1 2 देखेंगे तो आप लोग समझ में आ जाएगा। x का कितना हो जाता था, 1 हो जाता था, अवकलन होता था x के सापेक्ष। इसी प्रकार अगर हम 1 का करें x के सापेक्ष समाकलन तो x हो जाएगा, मतलब इसमें मान बढ़ता है समाकलन में और अवकलन में मान क्या होता था, घटता था। अगर हम बात करें साइन की बात कर ले अगर हम, तो साइन x का जो होता है, साइन x का अवकलन क्या होता है, cos x होता है। अगर हम cos x का समाकलन करें तो sin x हो जाएगा। देखिए इधर cos x रहता था, cos x का अब समाकलन होगा तो वही sin x प्राप्त हो जाएगा समाकलन के रूप में। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इधर माइनस से मतलब नहीं है, माइनस अगर हम इधर लगा लेते हैं तो cos x का अवकलन क्या होता था, माइनस sin x होता था। तो अब sin x का हम समाकलन करेंगे तो माइनस cos x प्राप्त हो जाएगा हमें। इसी प्रकार अगर tan x का करेंगे तो tan x का क्या होता था, अवकलन sec स्क्वायर x होता था। तो इधर आप sec स्क्वायर का समाकलन होगा और tan x मिल जाएगा और प्लस लिखना ही पड़ेगा। जो हमारा समाकलन गुणक होता है, जो हमारा समाकलन होता है ना, एक नियतांक होता है। अब इसी प्रकार cot x का करेंगे, cot x का क्या होता था, माइनस cosec स्क्वायर x। चाहे माइनस इधर लगाए चाहे इधर लगाए इससे मतलब नहीं है। अब देखिए cosec स्क्वायर x का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो माइनस का cot x क्या हो जाएगा, हमारा समाकलन हो जाएगा। देखिए इधर sec x का क्या होता था, अवकलन sec x से tan x होता था। अब sec x tan x का हम क्या करेंगे, समाकलन करेंगे तो हमें sec x मिल जाएगा और प्लस c लिखना नहीं भूलना है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं cos x, ये भी माइनस इधर लिखना है, ठीक है ना। cos x का क्या हो जाता था, माइनस cos x से cot x हो जाता था, ये सूत्र होता था। अब cos x इंटू cot x का अगर हम समाकलन करेंगे तो माइनस cos x हो जाएगा और प्लस c लगाना नहीं भूलना है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं साइन इनवर्स x का क्या होता था, 1/√1 माइनस का x स्क्वायर सूत्र होता था। तो अब इसका जो हमारा अब इसका कहीं भी आप लोगों को दिखेगा इस रूप का तो आप लोग उधर साइन इनवर्स x लिख दीजिएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इधर माइनस से मतलब नहीं है, cos इनवर्स x का सूत्र क्या होता था, माइनस बस लग जाता था, माइनस 1/√1 माइनस का x स्क्वायर हो जाता था। इसी प्रकार अब इसका देखिए, अब इसका क्या होगा, अब इसका जो होगा जो आया है हमारा, अब इसका समाकलन होगा तो समाकलन करेंगे तो माइनस cot इनवर्स x हो जाएगा, माइनस का cos इनवर्स x हो जाएगा और प्लस लिखना नहीं भूलना है। अब tan इनवर्स x का देखें तो tan इनवर्स का 1 + x स्क्वायर होता है ना। ये हमारा क्या होता है,
अवकलन होता है। अब इसका क्या होगा, समाकलन होगा। इसका समाकलन क्या हो जाता है, tan इनवर्स x हो जाता है। प्लस लिखना नहीं भूलना। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इधर माइनस से मतलब नहीं, माइनस इधर लगा लेंगे, कोई दिक्कत नहीं है। तो cot इनवर्स x बराबर क्या होगा, माइनस का 1/1 प्लस एक्स स्क्वायर हो जाएगा। ये क्या होता, अवकलन होता था। अब इसका क्या होगा, समाकलन हो जाएगा। तो dx/1 प्लस एक्स स्क्वायर बराबर क्या हो जाएगा, माइनस का cot इनवर्स x हो जाएगा। प्लस सी लिखना नहीं भूलना। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, सूत्र आप लोग देख लीजिएगा। थोड़ा IMP लग रहा था, 1/x का क्या होता है, समाकलन log x होता है, ठीक है ना। इधर अवकलन होता था, log x का 1/x होता था, तो 1/x का क्या हो जाएगा, समाकलन हो जाएगा, log x है ना। प्लस लिखना नहीं भूलना है। इसी प्रकार आप लोग देख लीजिए। देखिए अब यहां से हम लोगों को मिल चुका है, पहला दूसरा आप लोगों को मिल चुका है। वार्षिक परीक्षा में आप लोग देख सकते हैं, वार्षिक का जो हमारा पेपर था आप लोग इसको देख सकते हैं। tan x का क्या होता है, tan x dx का जानते हैं समाकलन, हम लोगों को इसे पता नहीं है, नॉर्मली पता नहीं है, इसलिए इसको लॉग में लेना पड़ेगा। क्या लेना पड़ेगा, लॉग में। तो लॉग में निकालेंगे तो इसका क्या माना जाएगा, log sec x प्लस सी आ जाएगा इसका आंसर। तो tan x का क्या होता है, tan x का समाकलन क्या होता है, log sec x c होता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार cot x का क्या होता है समाकलन, log sin x प्लस c होता है, याद रखिएगा। इसी प्रकार sec x का क्या होता है, sec x का समाकलन क्या होता है, log sec x प्लस tan x हो जाता है। इसी प्रकार cosec x का क्या हो जाता है, cosec x का क्या होता है समाकलन, log cosec x माइनस cot x हो जाता है। इनटू c लिखना नहीं भूलना है, प्लस सी लिखना भूलना नहीं है। तो देखिए इस प्रकार आप लोगों को मिल जाएगा, सही जोड़ी में ये वाले मिल सकते हैं, आप लोगों को पुनः मिल सकते हैं। तो इन लोगों को, इन वाले सवालों को, इन वाले को अच्छे से देख लीजिएगा, ठीक है ना। सूत्र हैं ये वाले, हमारे सूत्र भी बहुत आगे काम करते हैं, इनको देख लीजिएगा। इसी प्रकार आप देखिए विशिष्ट फलन, कुछ विशिष्ट फलनों के समाकलन यहां से आप लोगों को 100% मिलेगा। ऑब्जेक्टिव में जो हमारा सही जोड़ी आती है वो वहां से आप लोगों को जरूर मिलेगी। तो देखिए इधर क्या, थोड़ा हम आप लोगों को नॉर्मली बता देते हैं। dx/x² माइनस ए स्क्वायर बराबर क्या होता है, 1/2a log में x माइनस का a और x प्लस a प्लस c लिखना। देखिए कैसे चल रहा है अपने को, जैसे ये स्क्वायर हटा दीजिएगा तो स्क्वायर जहां हटा तो x माइनस ए भर बचेगा। जानते हैं 1/2a तो अपने को लगाना ही जाता है, और log लिखा जाता है मॉड लगा के x माइनस का, और जो x माइनस का 1 हो गया होगा, इसमें 2 मान होंगे ना, एक x माइनस का 1 मान देगा, एक x प्लस 1 का a का मान देगा, है ना। तो 2 मान दे दिए, ये हमारा उत्तर हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए a² माइनस x² चलने लगा। अब देखिए a इधर हो गया, a² माइनस x² चलने लगा। तो देखिए dx/a² माइनस x² 1/2 तो चलेगा, log तो लगेगा। अब इधर देखिए, इधर क्या होगा, इधर अब देखिए a प्लस में x रहेगा, a प्लस x हमेशा प्लस का रहेगा, x का रहेगा हमेशा प्लस का ही रहेगा, ऊपर हमेशा x का रहता है, प्लस का रहता है, याद रखिएगा। जो x रहता है हमेशा प्लस का रहता है। तो देखिए क्रम में वही रहेगा जैसे क्रम चल रहा था, x ये चल रहा था, x ही चल रहा है ना, a x चल रहा था, a x चल रहा है, लेकिन x हमेशा प्लस में ही रखना है, ठीक है ना। ऊपर a प्लस क्या हो गया, x हो गया, a प्लस x, इधर थोड़ी a तो x तो इधर प्लस ही में ही ना, इससे कोई दिक्कत नहीं है, x तो प्लस में, a तो माइनस में, उससे कोई फर्क नहीं पड़ने वाला। तो a प्लस एक्स और अपान a माइनस का x हो जाएगा, ठीक है। एक बचा होगा प्लस वाला तो उपयोग कर लिया, माइनस वाला बचा होगा प्लस ही लिख दीजिए, बस हो गया। इसी प्रकार dx/x² प्लस a² बराबर जानते हैं ये tan का होता है, ये क्या होता है, tan का सूत्र होता है, अभी बताए थे ना, 1/1 प्लस x², मतलब x² चाहे तो इधर लिखे 1 प्लस x² बोले, चाहे तो हम क्या बोले a², मतलब एक की जगह हम 1 रखते हैं, इसको 1 मान लेते हैं, एक तो 1 के रूप में दिख रहा है ना, तो 1/a हो जाएगा tan इनवर्स x और x/a प्लस c। ये सूत्र होते हैं, नॉर्मली आप लोग इसको याद कर सकते हैं। इन लोगों में 6 है, इसमें 3 आगे बताएंगे, तो 9 सवाल में आप लोग को 3 100% मिल जाएंगे, 3 अंक। तो इन वाले सूत्रों को अच्छे से आप लोग देख लीजिए, लिख के प्रयास कीजिए, आप लोगों से ये बन जाने चाहिए, ठीक है। क्योंकि ये देखिए 3 नंबर आप लोगों को चले जानेंगे अगर आप लोग इसको अच्छे से नहीं देखें, 3 अंक तो आप लोग जाना ही जाना है ना। तो इसलिए आप लोग इसे अच्छे से देख लिए, 3 अंक आप लोग को मिल जाएगा। dx अब अंडर ऑफ, देखिए अभी ये तो नॉर्मल चल रहे थे, रूट वाले नहीं थे, ये नॉर्मल वाले थे, ठीक है ना, ये नॉर्मल थे, रूट वाले नहीं थे, इसलिए। अब इधर देखिए रूट वाले, अब रूट वाले 3 बचे हैं, अब कौन वाले, रूट वाले 3 ठो, इसमें रूट लगाएंगे, जहां रूट लगा तो लॉग चलेगा, अभी 1/2 नहीं चलेगा, अब क्या चलेगा, लॉग चलेगा। लॉग में फिर मॉड लगाएंगे, x लिखा जाता है प्लस वही जो रहता है फलन वही लिख दिया जाता है, बस हो गया, कोई ज्यादा दिक्कत नहीं है इसमें। और इसी प्रकार देखिए a² माइनस x², अभी बताए थे a² मतलब 1 यहाँ पास लिख देंगे तो किसका बन जाएगा, साइन का बन जाएगा। अगर 1 की जगह हम 1 हो जाए तो हमारा काम बन जाएगा, है ना। यहाँ 1 तो है ना, dx जैसे सूत्र होता था ना, ये अभी बताए थे हमने सूत्र, पीछे हमने बताया था। तो बराबर क्या हो जाएगा, साइन इनवर्स x और x/a प्लस c हो जाएगा, ठीक है ना। ये साइन इनवर्स का सूत्र होता है। तो x और जानते हैं साइन इनवर्स x का होता है ना, ये जो हमारा गुणांक रहता है, जानते हैं हर संख्या के नीचे 1 होती है,
1 होता है ना, तो 1 लिख दिया, बस हो गया, इतना है। अब इसी प्रकार देखिए इसका करेंगे, इसका भी इस प्रकार करेंगे तो इसका भी जानते हैं नॉर्मली जो रहता है वही वही वाला, जो अगर माइनस है तो माइनस लगेगा, प्लस रहे तो प्लस रहेगा, वही सूत्र हो जाएगा। अब इसी प्रकार आप देख सकते हैं ये वाले खंडशः समाकलन का सूत्र, खंडशः समाकलन का आप लोग को पता होगा, है ना, फलनों का प्रथम फलन इंटू द्वितीय फलन का समाकलन माइनस प्रथम फलन का अवकलन गुणज और द्वितीय फलन का समाकलन और फिर पूरे का समाकलन ले लिया जाता है। तो ये सूत्र आप लोगों को लिखा गया है ना, तो आप लोग इसको देख लीजिएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अगर आप लोगों को आगे पहला फलन हो, ठीक है, आगे क्या दिया फलन हो और उसके आगे क्या दिया अवकलन दिया हो, तो अगर EX लगा हो सामने तो समझ लीजिएगा EX मात्र फलन हो जाता है, अवकलन नहीं रहता है फिर, ठीक है ना, अवकलन नहीं रहता है, अब प्लस लगा दिया जाता है, ये उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कुछ विशिष्ट प्रकार के फल, कुछ विशिष्ट प्रकार के समाकलन, कुछ विशिष्ट प्रकार के जो समाकलन है, देखिए इधर DX ऊपर रहता था उससे, इधर क्या है नीचे है। आप लोग ये थोड़े लंबे वाले सूत्र याद रखिए, थोड़े बड़े सूत्र होते हैं, अगर ऊपर DX नहीं है, अगर इसके इंटू में DX है तो समझ जाइएगा थोड़े बड़े वाले सूत्र हैं, तो 3 बड़े वाले सूत्र हैं, ठीक है ना। देखिए इसमें कुछ नहीं, 1x/2 हो जाएगा, अंडर रूट जो रहता है वही रहेगा, माइनस का जो अब चलेगा, देखिए अगर यहाँ पास माइनस है तो माइनस लगाएंगे, a² लगा देंगे, ये माइनस का चिन्ह जो ए में जो चिन्ह रहेगा वो यहाँ पास लिखा जाता है, ए में का एक चिन्ह है माइनस का है, a² लॉग लिखेंगे, है ना, लॉग लिखना पड़ेगा। अब पुराना सूत्र जो पुराना अभी तक लगाते थे dx अपॉन, है ना, जो पीछे लगाते थे वही सूत्र बाकी है। ये इसके बाद इधर तो जानते हैं, इधर तो क्या क्या लगाना है, इधर 1x/2 रहेगा, जो ये अंडर रूट में रहेगा वो रहेगा, और माइनस का जो यहाँ पास माइनस का चिन्ह रहेगा और बटे में 2 लिख दिया जाएगा, बस हो गया। और पुराना सूत्र अब log x प्लस जानते हैं √x² माइनस a², अभी हमने इसको सूत्र बताया था पीछे, है ना। अब इसी प्रकार √x² प्लस a² dx, इसका वही लिखा जाएगा, फिर से वही चीज रिपीट कीजिए जब लॉग तक, है ना। तो x/2 अंडर रूट जो था वही वाला, और प्लस जानते हैं a², जानते प्लस का लिए जो प्लस यहाँ पास चिन्ह है वही चिन्ह, प्लस a²/2 तो लिखना है। अब लॉग पुराना सूत्र लॉग x प्लस √x² माइनस a², अभी तो रूट वाला यही लग रहा था ना, लॉग में लगा के पीछे ये चीज लिख दीजिए, है ना। अब इसी प्रकार √x² माइनस a², अब जानते हैं आप लोगों को वही चीज लिखना है, इसमें भी रिपीट करना है वही चीज जो हमने अभी तक रिपीट किया, x/2 रहेगा, कि देखिए dx ऊपर नहीं है इसलिए ज्यादा स्टार बढ़ रहा है क्वेश्चन, है ना, थोड़ा ज्यादा सवाल हो जाता, थोड़ा ज्यादा सूत्र हो जाता है। तो x/2 √x² a² माइनस x², और प्लस लिखेंगे a²/2 लिख देंगे, जानते हैं प्लस में है, ए क्या है प्लस में है, ए क्या है हमारे पास, ए है जो हमारे पास प्लस में है, इसलिए a प्लस जानते हैं और /2 और साइन इनवर्स लिखेंगे ही, वही पुराना सूत्र जानते हैं, कहेगा 1 माइनस का x² का सूत्र होता है, तो साइन इनवर्स अपने को हो जाएगा ना, साइन इनवर्स x/a और प्लस c, वही पुराना सूत्र लिख दीजिए, बाकी जो अभी छठ हमने बताए थे। तो ये सब अभी सूत्र आप लोग देख लीजिएगा, आप लोगों को 3 अंक मिल जाएंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं कि रूट में x प्लस 1/√x का प्रति अवकलज क्या है, इसका प्रति अवकलज क्या होगा बताइए, इसका प्रति अवकलज जो होगा ए नंबर एकदम करेक्ट होगा, आप लोग करके दिखाइएगा तो आप लोग ए नंबर एकदम करेक्ट आ जाएगा, इस प्रकार का दिखता है तो इसका ए नंबर करेक्ट होगा। इसी प्रकार आपको अगर dx अगर दिया जाए अवकलन, कोई फलन है तो उसका अवकलन करेंगे, फिर 4x³ माइनस 3/x⁴, जिसमें f2 बराबर 0, तो fx बराबर क्या होगा, तो fx बराबर जानते हैं कितना होगा, इसका आंसर c हो जाएगा, x⁴ प्लस 1/x⁴ प्लस 129/8, ठीक है, इसका आंसर हो जाएगा सी नंबर। आप लोग देख लीजिएगा, सिर्फ आप लोग आंसर लिखते जाइए। इसी प्रकार आप देख सकते हैं 8वां नंबर में, आप लोग 8वां नंबर देख लीजिएगा, 9वां देख लीजिएगा, तो 8वां का जो उत्तर होगा, उत्तर हम बताते जाते हैं, उत्तर तो इसका डी हो जाएगा, log d, ठीक है। नीचे क्या दिया है, ऊपर दिया गया हमको, ऊपर देखिए ऊपर हमको फलन दिया गया है, ऊपर दिया क्या दिया गया फलन, सॉरी नीचे फलन दिया है, ऊपर क्या दिया अवकलन दिया गया है, ऊपर क्या दिया गया अवकलन दिया गया है, तो लॉग का फलन हो जाता है, तो डी नंबर इसलिए लॉग का फलन हो जाएगा, ठीक है ना, वही चीज़ है जो यहाँ है, वही चीज़ है लॉग का फलन, ये फलन होता है, तो यही लॉग का फलन प्लस से लिख दीजिएगा। इसी प्रकार आप 9वां देख सकते हैं, 9वां में आप लोगों को मिल जाएगा, इसका आंसर बी हो जाएगा, इसको हल करेंगे तो इसका आंसर tan x माइनस का cot x प्लस सी हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख लीजिए, उतना ज़्यादा IMP नहीं है, फिर भी अगर दिए थे इसमें हमारे जो किताब है NCERT में वो दिए थे, इसलिए हमने रख दिए हैं, आप इन सभी को देख लीजिएगा, ठीक है। और इन सभी प्रश्नों को आप देखते जाइए, इनका आंसर भी आप लोग ढूंढ लीजिएगा, NCERT बुक में आप लोगों को मिल जाएगा। तो देखिए जो आया था अपने, इसमें हम वो वाला बता देते हैं आप लोगों को, देखिए कौन सा आया था जो हम अपने, देखिए ये वाला आया था,
ये आया था एफ एक्स बराबर, है ना, समाकलन 0 से x लगा रहा है टी साइन टी डी टी लगा है, तो अब एफ डैश एक्स का मान क्या हो गया, आया था ना, तो इसका बी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हुआ था, एक्स साइन एक्स हुआ था, है ना। तो आप लोग देख सकते हैं सब जो हमारा ऑब्जेक्टिव थे ना, 5वां ऑब्जेक्टिव है वार्षिक पेपर में जो आया था, यही एकदम आया था, है ना। तो ये एनसीईआरटी बुक से है, तो देखिए आ सकता है, इसलिए हमने रख दिए हैं। अब बाकी आप लोगों को 5 अंक का ऑब्जेक्टिव लेना है, जो हमारी सही जोड़ी आती है, तो आप लोगों को वो वाले सूत्र पढ़ लीजिए, बस होगा, आप लोगों को मिल जाएगा। इसी प्रकार आप इन सभी को देख लीजिएगा, ये सभी। अब देखिए ये तो हमारा खत्म हो चुका है, आप इन सभी को आंसर देखते जाइएगा, बस होगा, नहीं तो लंबी वीडियो हो जाएगा। हमने सभी ऑब्जेक्टिव को रख दिया है, अब आप लोगों का काम है इन सभी को ढूंढ के अच्छे से सिर्फ आंसर रट लीजिए, बस हो गया। आंसर पढ़ते जाइए, रटने का नहीं बोलेंगे, आप लोग पढ़ते जाइए, बस होगा। नॉर्मली एक बार पढ़ के चले जाइए, बस हो गया। बाकी आप लोग को अगर 5 अंक चाहिए तो 5 अंक आप लोग इसमें क्या करना है, सिर्फ अब जो हमारे सूत्र है ना, अभी तक जो हमने सूत्र बताए हैं, इन सभी सूत्रों को आप अच्छे से पढ़ लीजिए। देखिए ये वाले सूत्र अच्छे से पूरा ये आप सूत्र पढ़ लीजिए, ये वाले पढ़ लीजिए, और ये पढ़ लीजिए, और ये पढ़ लीजिए, ठीक है ना। इतने सभी सूत्र पढ़ लीजिए, तो आप लोगों का अंक नहीं कटने वाले, 5 अंक कहीं नहीं जाने वाले आप लोगों को, ठीक है ना। तो इन सभी को देख लीजिएगा अच्छे से। अब चलिए हम 8 पार्ट में चलते हैं। कौन से पार्ट में? 8 पार्ट में चलना है आप लोगों को। तो 8 पार्ट में देखिए, समाकलन के अनुप्रयोग से वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर ए स्क्वायर का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो क्षेत्रफल कितना आता है? पाई ए स्क्वायर आता है। इसका आंसर बस सिर्फ रख लीजिए, पाई ए स्क्वायर होता है, मतलब ए स्क्वायर रहेगा, पाई मात्रा लग जाएगा, पाई मात्रा लग जाएगा, बस हो गया इसका आंसर। ए स्क्वायर जो इधर रहेगा ना त्रिज्या हमारी, वही त्रिज्या लिख दी जाएगी और पाई लिख दिया जाएगा, बस वही हमारा उत्तर हो जाएगा। इसी प्रकार देखिए दीर्घवृत्त, हमारा दीर्घवृत्त जो है ना, तो एक्स स्क्वायर अपन ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपन बी स्क्वायर बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसके देखिए ए और बी रहता है, स्क्वायर स्क्वायर इसमें नहीं रहेगा, स्क्वायर स्क्वायर कुछ नहीं रहेगा, ठीक है ना। ए भी रहेगा और पाई लग जाएगा, बस होगा, इसका दीर्घवृत्त का हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं वक्र जो हमारा y बराबर एक्स स्क्वायर एवं रेखा y बराबर 4 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका 32/3 आता है। कितना आता है? 32/3 आंसर उत्तर आएगा। इसी प्रकार प्रथम चतुर्थांश में वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखा x बराबर 0 कॉमा x बराबर 2 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। क्या ज्ञात करना है? इसका क्षेत्रफल ही बताना है। तो देखिए इसका क्षेत्रफल जो आएगा, सबसे पहले हम जब पता है आप लोगों को क्या करना पड़ेगा, वृत्त है हमारा, है ना, तो 0 से लगा के पाई तक हम इसका पहले ज्ञात करेंगे, बाई को इधर रखेंगे, है ना, आप लोगों को पता होगा, तो आप लोग इन सभी को लगा लीजिएगा, है ना। तो हम सिर्फ आप लोगों को बताते जाते डायरेक्ट आंसर बताएंगे। तो इसका जो आंसर होगा ए नंबर एकदम करेक्ट आएगा, इसका आंसर पाई आता है। क्या आता है? पाई इसका आंसर आएगा। इसी प्रकार आप देखिए इधर वक्र जो है y बराबर एक्स स्क्वायर 4x वाई एक्स एवं रेखा x बराबर 3 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल जो आएगा, इसका भी नंबर हो जाएगा 9/4 करेक्ट आंसर हो जाएगा। क्या हो जाएगा? 9/4 एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं वृत्त एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 4 एवं रेखा x प्लस वाई बराबर 2 से घिरे छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। इसका जो ज्ञात करना है, छोटे भाग का क्षेत्रफल ज्ञात करना है, तो छोटे भाग का क्षेत्र आता है पाई माइनस का 2, पाई माइनस का 2 इसका छोटे भाग का क्षेत्रफल आएगा, ठीक है ना। करेक्ट आंसर ये होगा। वक्रों वाई स्क्वायर बराबर 4x एवं y बराबर 2x के मध्यवर्ती क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। मध्यवर्ती क्षेत्र का जो क्षेत्रफल आता है वो इसका 1/3 आता है, याद रखिएगा 1/3 आएगा, ठीक है ना। आप लोग इसको लगा के देखिएगा। और इसी प्रकार 16 का आप देख सकते हैं, सो इससे मतलब नहीं है आप लोगों को, हम इधर से सिर्फ बताते जाते हैं आप लोगों को। तो देखिए इसका जो होगा हमारा वक्र जो है y बराबर x का क्यूब x अक्ष एवं कोटियां x बराबर -2 x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका जो क्षेत्रफल आएगा वो इसका जो डी नंबर 17/4, इसका क्या आएगा? 17/4 एकदम करेक्ट आंसर होगा, 17/4। आप लोग इन सभी की देखिए ज्यादा क्वेश्चन नहीं दे रहे हैं, उससे भी थोड़े कम है ना, बहुत ज्यादा नहीं है, तो आप लोग इन सभी को रट लीजिए, इन्हीं से आएगा, ठीक है ना, बाहर नहीं जाएगा, इसी के आप लोग इससे ही आएंगे ऑब्जेक्टिव, ठीक है ना। तो आप लोग इन सभी को देख लीजिए। वक्र जो हमारा y बराबर x और मौड़ में x अक्ष एवं कोटियां x बराबर -1 तथा x बराबर 1 से घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। तो इसका क्षेत्रफल जो आएगा सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर होगा, 2/3 निकालेंगे तो 2/3 आएगा। तो y बराबर अगर हम क्षेत्र y स्क्वायर बड़ा जो होगा, y स्क्वायर जो बड़ा होगा हमेशा और बराबर भी हो सकता है 6x के, और वृत्त x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बराबर 16 में सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो सम्मिलित क्षेत्र का क्षेत्रफल जो होगा सी नंबर एकदम करेक्ट होगा, 4/3 8 पाई अब माइनस का √3। याद रखिएगा, इन सभी को लिखते जाइएगा आप लोग, सिर्फ आंसर लिखते जाइए, है ना। एक बार प्रश्न देखिए, आंसर लिख दीजिए। प्रश्न आप लोग एनसीईआरटी बुक से देख सकते हैं, ये 20 प्रश्न वाले प्रश्न है, ठीक है, जो नीचे दिए रहते हैं वो वाले। अब y बराबर cos x एवं y बराबर sin x
ठीक है, यहाँ से करना है जीरो से जो मान होगा जीरो से लगा के जीरो भी शामिल करना और 90 के बीच में घिरे क्षेत्र का क्षेत्रफल ज्ञात करना है। तो इसका जो आंसर आएगा बी नंबर एकदम करेक्ट होगा, अंडर रूट 2 माइनस का 1 इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। ठीक है, आप लोग इसको कर लीजिएगा। अब चलिए ये हमारा पार्ट खत्म हो चुका है। देखिए इसी से आप लोग को मिल जाएगा एक, ठीक है, इसी से एक आप लोग को मिल जाएगा। तो आप लोग 8 पार्ट जो है हमारा खत्म हो चुका है। अब देखिए सिर्फ आप लोग क्या करना है, ये सारांश पढ़ के चले जाना है। क्या करना है, सारांश एक बार अच्छे से पढ़ लीजिएगा, बस हो गया। तो 8 पार्ट में आप लोग 1 अंक मिल जाएगा, 1 अंक आता है 8 पार्ट से। ठीक है, समाकलनों के अनुप्रयोग जो है हमारा समाकलन के अनुप्रयोग से 1 अंक आता है। तो आप लोग 1 अंक के लिए आप लोग इसी कहीं से मिल जाएगा। ठीक है ना, इसी से 1 मिल जाएगा। 100% हम गारंटी देते हैं, आप लोग इनको पढ़ के जाइएगा। ठीक है ना, आप लोग 1 अंक मिल जाएगा, नहीं करने वाला 1 अंक। अब देखिए अवकल समीकरण में हम 9 पार्ट में चलते हैं। चलिए अब आप लोग को 9 पार्ट में लिए चलते हैं। तो 9 पार्ट में देखिए आप लोग क्या करना है, अवकल समीकरण दिया गया है। इसमें आप लोग कोटि और घात पूछी जाती है। क्या पूछी जाती है, कोटि और घात। देखिए इसमें क्या पूछा गया, घात। तो देखिए अगर साइन अगर थीटा का अवकलन किया गया है, अगर थीटा कहीं पास, ये देखिए साइन थीटा है ना, ये थीटा ना कहलाएगा, इसका अवकलन कर दिया गया है। थीटा का कहीं भी अवकलन दिखे तो आप लोग समझ जाइए कि उसकी घात परिभाषित नहीं होती है, उसकी घात परिभाषित नहीं होगी। कहीं भी देखिए, चाहे साइन थीटा चाहे कॉस थीटा है ना, अगर थीटा का अवकलन आप लोगों को मिल जाए तो समझ लीजिए उसकी घात परिभाषित नहीं होती है। अब देखिए अवकल समीकरण में अब इसकी कोटि पूछ ली, अभी घात पूछी, अब इसकी कोटि पूछी गई। कोटि तो परिभाषित होगी जितनी बार अधिकतम अवकलन किया गया होगा। अधिकतम अवकलन कितनी बार, 2 बार किया गया है ना, d2 घात है, ये तो घात थी 3 है ना, घात 3 नहीं बोल सकते क्योंकि इसमें थीटा दिख गया। ठीक है, थीटा के स्थान में क्या दिख गया, अवकलन दिख गया, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं है। नहीं तो अगर यहाँ थीटा बस होता ना, मान लीजिए साइन x होता तो इसकी घात कितनी हो जाती, 3 हो जाती। यहाँ अवकलन दे दिया गया, ठीक है ना, इसलिए इसकी घात परिभाषित नहीं होगी। और घात कितनी, घात तो परिभाषित नहीं है। अब इसकी कोटि पूछ ली जाती, कोटि इसकी कितनी होती, 2। अधिकतम जितनी बार अवकलन वही अवकलन की कहा जाती कोटि। अब देखिए अवकल समीकरण, देखिए जिसकी लाठी उसी की भांति, याद रखिए ट्रिक, मतलब जिसका हम घात लेंगे उसी की कोटि ही लेंगे, उसी की ही कोटि लेंगे। ठीक है ना, अवकल समीकरण ये देखिए कि कोटि बताइए, इसमें क्या बताना, कोटि बताना। देखिए कितनी बार अधिकतम, कितनी बार अवकलन, 2 बार। ये 2 बार अवकलन किया गया ना, 2 बार है ना, अवकलन कर दिया गया है, 2 बार अवकलन, तो 2 बार अवकलन, द्वितीय कोटि का है, कितनी कोटि का, द्वितीय। अब इसी की, अब देखिए घात बतानी, तो अधिकतम घात कितनी है, इसी की घात लेना है, इसी की घात। ठीक है ना, इसी की घात कितनी होगी, जब 1 ही होगी, इसकी घात 1 होगी। जब कोष्टक बंद करेंगे है ना इस प्रकार से, तो ये हर जानते हैं हर संख्या के नीचे कितनी, ऊपर कितनी घात होती है, 1 की होती है। तो घात कितनी हो जाएगी, 1 हो जाएगी, कोटि कितनी हो जाएगी, 2। कोटि पूछी गई तो कोटि कितनी हो जाएगी, 2 हो जाएगी। इसी प्रकार 4 कोटि वाले किसी अवकल समीकरण के व्यापक हल में उपस्थित स्वच्छ अचरों की संख्या। देखिए व्यापक हल पूछा गया, तो व्यापक हल में जितने कोटि का अवकलन होगा उतनी कोटि का क्या हो जाएगा, उतने स्वच्छ चर उपस्थित होंगे। जितने स्वच्छ चर उतने ही कोटि का अवकल समीकरण होगा। 4 कोटि मतलब 4। अब विशिष्ट हल में कोई स्वच्छ चर उपस्थित नहीं होता, इसमें कितना हो, 0। 3 कोटि वाले अवकल समीकरण में विशिष्ट हल उपस्थित स्वच्छ चर, तो इसमें 0 होते हैं क्योंकि विशिष्ट हल में कोई स्वच्छ चर उपस्थित नहीं होते। इसका आंसर क्या हो जाएगा, डी हो जाएगा। अब इसी प्रकार देखिए निम्नलिखित अवकल समीकरण में ऐसे किस समीकरण का व्यापक हल, किस समीकरण का व्यापक हल हमको उससे पूछ लिया गया कि व्यापक हल बताइए। व्यापक हल जो होगा इसका बताते हैं आप लोगों को। हाँ चलिए, व्यापक हल जो है इसका, व्यापक हल हमको पूछा गया है y बराबर c1 ई एक्स प्लस c2 ई की पावर माइनस एक्स है। तो इसका क्या बताना है आप लोगों को, व्यापक हल बताना है। तो व्यापक हल इसको हल करेंगे तो इसका आंसर बी आएगा, डी स्क्वायर वाई अपन डी एक्स स्क्वायर माइनस का वाई बराबर 0। ठीक है, इसका बी नंबर करेक्ट आंसर। इसका एक बार क्या करना है आप लोगों को, व्यापक हल पूछ लगा तो इसके लिए आप लोग व्यापक हल इसका ज्ञात कर लीजिए। निम्नलिखित समीकरण में ऐसे किस समीकरण का एक विशिष्ट हल y बराबर x है। y बराबर x किसका मान होगा, 12 का आप लोग सी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। आप लोग निकालिएगा, आप लोग सिर्फ आंसर रटते जाइए, बस हो गया आंसर। आप लोग अच्छे से समझ लीजिए, 1-2 बार प्रयास कीजिए, इन प्रश्नों को आप लिखते जाइए। ठीक है ना, क्योंकि आप लोग आंसर 1 अंक तो यहीं से आने वाला है। ठीक है ना, अगर आप लोग नहीं पढ़ेंगे फिर वीडियो आके जब आप लोग पेपर दे के आएंगे फिर पछताना पड़ जाएगा कि आप लोग ने क्यों नहीं देखा, है ना, क्यों नहीं लिखे। तो आप लोग इनको लिख लीजिएगा ताकि पछताना ना पड़े आप लोगों को, है ना, क्योंकि मैंने भी इसी को पढ़ा था। ठीक है ना, इसीलिए बता रहा हूँ क्योंकि मेरे ऑब्जेक्टिव सही थे, एक ऑब्जेक्टिव मेरा गलत था मात्र, बाकी मैंने इसी को सबको पढ़ के गया था। डी स्क्वायर वाई अपॉन डी एक्स स्क्वायर माइनस का एक्स स्क्वायर डी वाई अपॉन डी एक्स प्लस एक्स वाई बराबर 0। इसका सी आंसर एकदम करेक्ट हो जाएगा। एक्स वाई अगर है इधर वाई बराबर एक्स है तब, ठीक है, इसका सी आंसर करेक्ट हो जाएगा। अब अवकल समीकरण डी वाई अपॉन डी एक्स बराबर ई की पावर एक्स प्लस वाई का व्यापक हल बताइए। तो इसका व्यापक हल जो हो जाएगा बताते हैं आप लोगों को। इसका व्यापक हल क्या होगा, 9.0
सॉरी 9.4 का है ये, 9.4 का सी, ठीक है ना। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ए नंबर का, ई की पावर एक्स प्लस ई की पावर माइनस वाई बराबर क्या हो जाएगा, सी हो जाएगा। क्या हो जाएगा, ए नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा। इसी प्रकार आप देख सकते हैं इसका जो है इसका समघातीय अवकल समीकरण को हल के निम्नलिखित में से कौन सा प्रतिस्थापन किया जाता है, कौन सा प्रतिस्थापन किया जाएगा बताइए। आप लोग समघाती सिद्ध करना है तो समघाती में आप लोगों को मिल जाएगा जिसका आंसर हो जाएगा सी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, एक्स अपॉन भी वाई हो जाएगा, भी वाई हो जाएगा, एक्स बराबर क्या हो जाएगा, भी वाई हो जाएगा। क्या हो जाएगा, भी वाई, ठीक है। इधर एक्स मान लेंगे, अरे अच्छा उससे कोई मतलब नहीं हमारा, ठीक है। तो एक्स रहेगा इधर तो वाई को उधर ले जाएंगे, है ना, सॉरी जो हमारा हाँ, तो इधर भी मानेंगे, क्या मानेंगे, भी मान के चलेंगे तो वाई भी हो जाएगा और इधर एक्स भर बचेगा तो सी नंबर हमारा करेक्ट आंसर हो जाएगा। अब निम्नलिखित में से कौन सा समघातीय अवकल समीकरण है बताइए, निम्नलिखित में से कौन सा अवकल समघातीय अवकल समीकरण, इसका डी नंबर करेक्ट आंसर हो जाएगा वाई स्क्वायर डी एक्स प्लस एक्स स्क्वायर माइनस वाई एक्स वाई माइनस का वाई स्क्वायर और डी एक्स बराबर 0। आप लोग लिख लीजिएगा, ठीक है। इसी प्रकार आप देख सकते हैं अवकल समीकरण एक्स डी वाई अपॉन डी एक्स माइनस का वाई बराबर 2x के पावर 2 का समाकलन गुणक क्या है, तो समाकलन इसका गुणक बताना है तो समाकलन गुणक इसका सी नंबर हो जाएगा 1/x। क्या हो जाएगा, 1/x हो जाएगा। अब का समीकरण आप लोग देखिए इन सभी बहुत ही आईएमपी हैं, ठीक है ना, ऑब्जेक्टिव इन लोग इन सभी करके जाना है। अब कल समीकरण 1 माइनस का वाई स्क्वायर डी एक्स अपॉन डी वाई प्लस वाई एक्स बराबर ए वाई, है ना। तो आपका समाकलन गुणक क्या है, तो समाकलन गुणक बताना है तो इसका समाकलन गुणक एकदम डी नंबर करेक्ट हो जाएगा 1/√1 माइनस का एक्स स्क्वायर, ठीक है। अब इसी प्रकार अवकल समीकरण ज्ञात करना तो अवकल समीकरण का व्यापक हल बताना है इसमें, ठीक है। व्यापक हल क्या होगा बताइए आप लोग, व्यापक हल जो होगा हमारा वो व्यापक हल होगा हमारा पहला सी होगा, y बराबर सी एक्स हो जाएगा, y बराबर सी एक्स हो जाएगा। इसी प्रकार आप रूप वाले अवकल समीकरण का व्यापक हल बताइए। अब देखिए इसका व्यापक हल बताना है आप लोगों को, व्यापक हल का सूत्र आप लोगों को पता होना चाहिए। तो व्यापक हल का जानते हैं आप लोगों को सूत्र क्या होता है, एक्स की पावर जानते हैं ई, और जो होता है ना ई एक्स और ई की पावर पी 1 डी वाई बराबर इंटीग्रेशन क्यू 1 ई की पावर पी, है ना, ई की पावर पी 1 वाई डी वाई और पूरे का डी वाई लगा के प्लस सी लिख देना, क्योंकि डी एक्स तो है नहीं, डी वाई में चलेगा, ठीक है ना, डी वाई में चलेगा, डी वाई में चलेगा, तुलना करोगे तो इसका करेक्ट आंसर सी हो जाएगा। अब अवकल समीकरण ई एक्स डी वाई प्लस वाई ई की पावर एक्स प्लस 2x और डी एक्स बराबर 0 का व्यापक हल बताइए। तो इसका जो व्यापक हल होगा 18 नंबर एकदम सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, वाई ई की पावर एक्स प्लस एक्स स्क्वायर बराबर सी, इसका व्यापक हल करेक्ट आंसर हो जाएगा। आप देखिए आप लोग सिर्फ इसको लिखते जाइए, ठीक है ना, आंसर लिखते जाइए, आप लोगों को समझ में आ जाएगा। सिर्फ देखिए ज़्यादा क्वेश्चन हम इसे भी नहीं दे रहे हैं, जितने क्वेश्चन दे रहे हैं सभी को आप लोग पहले प्रश्न लिखिए फिर उसके बाद आंसर लिख लीजिए, बस हो गया। आंसर बता आप लोग अच्छे से देखते जाइए, जहाँ प्रश्न दिखेगा आप लोग आंसर में तुरंत आप लोग टिक लगा देंगे। इसी प्रकार आप देख सकते हैं, आप लोग इसको देख लीजिएगा सारांश, एक ऐसा समीकरण जिसमें स्वच्छ चर के सापेक्ष आश्रित चर के अवकलज सम्मिलित हों अवकल समीकरण कहलाता है। अब किसी अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम अवकलज की कोटि उस अवकलज समीकरण की अवकल की क्या कहलाती है, समीकरण की कोटि कहलाती है। देखिए उच्चतम जो होगा अवकलन जितना होगा ना तो उतनी उसकी कोटि कहलाएगी, जितनी बार अवकलन उतनी कोटि। यदि कोई अवकल समीकरण अवकलजों के बहुपद समीकरण हो तो उसका सबकलन की घात परिभाषित नहीं होती है। बहुपद समीकरण बताएं कि अगर थीटा के जगह में अगर उसका अवकलन कर दिया जाए, है ना, तो वो क्या होता है, उसकी घात परिभाषित नहीं होती है, लिख दिया गया है ना। किसी अवकल समीकरण की घात उस अवकल समीकरण में सम्मिलित उच्चतम कोटि अवकलज की उच्चतम घात, ठीक है ना, केवल धनात्मक पूर्णांक होती है, केवल क्या होती है, धनात्मक पूर्णांक होती है। जो कोटि होती है सदा धनात्मक पूर्णांक होती है। ये एक दिए हुए अवकल समीकरण को संतुष्ट करने वाला फलन उस अवकल समीकरण का हल कहलाता है। एक ऐसा हल जिसमें उतने ही स्वच्छ चर उतनी उस अवकल समीकरण की कोटि है व्यापक हल कहलाता है। देखिए जितने स्वच्छ चर उपस्थित होंगे वही उसके क्या कहलाएंगे, जितने अवकलन उतने ही क्या हो जाएंगे, स्वच्छ चर हो जाएंगे। आप देखिए विशिष्ट हल क्या होता है, स्वच्छ चरों से मुक्त होता है। तो स्वच्छ चरों की संख्या पूछा गया तो उसमें 0 हो जाएगा ना, 3 कोटि वाला पूछा गया था ना। इसी प्रकार किसी दिए हुए फलन के अवकल समीकरण बनाने के लिए उस फलन का उत्तरोत्तर उतनी ही बार अवकलन करते हैं जितने उस फलन में स्वच्छ चर होते हैं, तो तब स्वच्छ अचरों को विलुप्त करते हैं, ठीक है ना। इस प्रकार आप देख सकते हैं ये व्यापक हल को सूत्र होता है, आप लोग इन सभी को देख सकते हैं। अब देखिए हम अध्याय 10 में चल रहे हैं आप लोग के लिए। तो अध्याय 10 में देखिए आप लोग क्या करना है, नोट सबसे पहले L² + M² + N² बराबर कितना होता है, 1 होता है, ठीक है ना, कितना होता है, 1 होता
है ना, तो अब आ जाता ही है, तो आप लोग देख लीजिएगा सामान्यतः, परंतु ये ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर नॉट इक्वल टू 1, इसके बराबर 1 नहीं होता है, ठीक है ना, ये एक नहीं, ये गलत है, ठीक है ना, इसके बराबर 1 कभी नहीं होगा, ये बताया गया है। तो यदि त्रिभुज असमीका में, ये आप देखिए संरेख कब कहलाता है, अगर हम ए सी ज्ञात कर ले, 3 बिंदु दिया गया है, ठीक है ना, ए सी ज्ञात कर ले, ए सी का मॉड प्लस बी सी का मॉड प्लस ए बी का मॉड, ठीक है ना, प्लस ए बी का मॉड अगर ज्ञात कर ले तो संरेख कहलाते हैं। अब यदि शून्योत्तर सदिश, यदि आप लोगों से पूछा जाए, यदि शून्योत्तर सदिश, शून्योत्तर जो सदिश हमारे पास ए का परिमाण ए है और माण एक शून्योत्तर अदिश है, तो लेमडा जो है, लेमडा इसको बोलेंगे, क्या बोलेंगे, लेमडा एक शून्योत्तर अदिश है, तो लेमडा ए सदिश एक मात्रक सदिश है। यदि इसका जो आंसर होगा वो 18 का जो होगा वो जानते हैं आप लोग, क्या हो जाएगा, सी एकदम करेक्ट हो जाएगा, ए बराबर क्या हो जाएगा, मॉड में लेमडा हो जाएगा, ठीक है ना, ये सी एकदम करेक्ट हो जाएगा। मान लीजिए कि सदिश ए सदिश और बी सदिश प्रकार है कि ए सदिश बराबर 3, बी सदिश बराबर ये दिया गया है, तब ए क्रॉस बी एक मात्रक सदिश है और ए और बी के बीच का कोण क्या हो जाएगा, ए और बी के बीच का जो कोण होगा वो हमारा, ए और बी के बीच का जो कोण होगा वो बीच का कोण जो आएगा π/4 आएगा, क्या आएगा, सॉरी नहीं π/4 नहीं, π/2 डी नंबर एकदम करेक्ट आएगा। आप लोग इसको हल करेंगे तब आ जाएगा π/2, इसका डी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा। अब देखिए आप लोगों के लिए अब इसी प्रकार अब हम आगे चलते हैं, सॉरी बी ही होगा, π/4 ही होगा, क्या होगा, π/4, इसको हल करेंगे तो π/4 आएगा, याद रखिएगा π/4। एक आयत के शीर्ष ए बी सी और डी जिनके स्थित सदिश क्रमशः क्या होंगे, स्थित सदिश अगर इनके पूछा जाए तो इसका सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर हो जाएगा, इसका आंसर 2 हो जाएगा, ठीक है ना। क्षेत्रफल ज्ञात करना है, ठीक है, तो पहले इसमें ए माने, ए सदिश मानेंगे, इसको बी सदिश मानेंगे, इसको सी सदिश मानेंगे, है ना, पहले ए बी ज्ञात करेंगे, फिर बी सी ज्ञात करेंगे, फिर सी ए ज्ञात करेंगे, है ना, तो फिर ऐसे ज्ञात करेंगे क्षेत्रफल, तो 2 आंसर इसका आ जाएगा, करेक्ट आंसर 12 का। अब देखिए 16, यदि 2 सदिश ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा है, तब ए होगा यदि, इस प्रकार है कि सदिश हमेशा बड़ा हो, ए और इंटू बी सदिश का मान जो है, सदिश का मान हमेशा बड़ा और बराबर हो सकता है 0 के, ठीक है, तो इसका आंसर का ही सही बताइए, तो इसका आंसर जो होगा 16 का जो हो जाएगा, इसका बताते हैं आप लोगों को, 16 का जो आ जाएगा इसका, देखिए 16 का जो आंसर आएगा बी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा, जो 0 से लगा के 0 का मान, जो थीटा का मान होगा 0 से बड़ा भी हो सकता है, ठीक है, 0 से हमेशा बड़ा होगा और बराबर भी हो सकता है, और जो होगा 90 से हमेशा क्या होगा, छोटा होगा, थीटा का मान जो होगा π/2 से हमेशा बड़ा होगा, π/2 से हमेशा बड़ा, सॉरी π/2 से हमेशा छोटा होगा, ये बता रहा है, बी नंबर एकदम करेक्ट हो। मान लीजिए कि ए सदिश और बी सदिश 2 मात्रक सदिश है, उनके बीच का कोण थीटा है, तो ए सदिश प्लस बी सदिश एक मात्रक सदिश है, यदि इनका मात्रक सदिश बताना तो मात्रक सदिश का डी नंबर एकदम करेक्ट हो जाएगा कि थीटा बराबर 2π/3, थीटा इक्वल टू 2π/3। अब मान लीजिए कि आई कैप जे कैप गुणे के कैप इंटू जे कैप इंटू आई कैप प्लस इंटू के कैप प्लस इस प्रकार का मान बोला गया, तो इसका मान बताइए। तो इसका मान जब इसको लिख लीजिएगा, तो इसका मान जानते हैं, आई का आई के साथ कराते हैं तो 1 होता है ना, और जे का जे का साथ कराएंगे तो 1 आ जाएगा, क्रॉस गुणनफल नहीं क्या है, इंटू, ठीक है ना, डॉट गुणनफल करवाते हैं, क्या करवाते हैं, डॉट गुणनफल भी करवाएंगे, तो 18 का जो होगा सी नंबर एकदम करेक्ट आंसर 1 आएगा, ठीक है ना, आई का आई के साथ करवाएंगे, ठीक है, तो इसका क्या आ जाएगा, सी आ जाएगा, आई का आई के साथ करवाएंगे तो 1। यदि 2 सदिश ए सदिश और बी सदिश के बीच का कोण थीटा है, तो ए सदिश इंटू बी सदिश बराबर 1 सदिश क्रॉस बी सदिश, जब थीटा बराबर है तो इसका मान बताइए। तो इसका मान जो 19 है वो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा बी नंबर, π/4, देखिए π/4 इसका सही आंसर आ जाएगा। अब देखिए ये पार्ट, देखिए हमारा ये पार्ट खत्म हो चुका है, 10 पार्ट जो है हमारा खत्म हो चुका है, ये आप लोग इसी से मिलेगा, एक 100% इसी से मिल जाएगा, तो आप लोग इन सभी ऑब्जेक्टिव को देख के जाइएगा, ठीक है ना, लिख लीजिएगा अच्छे से, और इन्हीं में से आप लोगों को एक मिल जाएगा 100%। अब देखिए अब इस आप लोगों को सिर्फ सारांश पढ़ना है, सारांश पढ़ेंगे तो आप लोगों को 2 अंक और 3 अंक मिल जाएगा, 2 अंक देखिए प्रश्न मिल जाएगा एक, और एक 3 अंक का मिल जाएगा। जब आप लोग थ्योरी बनेंगे तभी तो आप लोग प्रश्न करेंगे, मतलब जो है सवाल लगा पाएंगे, तो इस बार आप लोग देख सकते हैं इनको, सारांश अच्छे से देख लीजिएगा जो सारांश दिए गए हैं। अब चलिए हम त्रिविमी जो हमारे ज्यामिति है उनको देख लेते हैं। तो त्रिविमी ज्यामिति में 2 समतल दिए रहेंगे, उनके बीच की दूरी ज्ञात करना है, तो उनके बीच की दूरी जब ज्ञात करेंगे तो इस प्रकार आप ज्ञात कर लीजिएगा, और समतल इस प्रकार दिए गए हैं तो इनके, है ना, तो आप इन सभी को देख लीजिएगा अच्छे से, फिर
11 पार्ट में सिर्फ सारांश आप लोग को अच्छे से देखना है, सारांश में 1 अंक ऑब्जेक्टिव को मिल जाएगा, ठीक है ना। ये आप लोग इन सभी को देख लीजिएगा एक बार, और एक इनका जो है ऑब्जेक्टिव देख लीजिए। वीडियो थोड़ी लंबी हो रही है इसलिए हमें थोड़ा जल्दी ख़त्म करना होगा। तो देखिए इसी प्रकार आप L स्क्वायर प्लस M स्क्वायर प्लस N स्क्वायर बराबर 1 होता है, आप लोग को पता होगा। इस एक ऑब्जेक्टिव आप लोग को मिल जाएगा। इसी प्रकार आप सभी को देख लीजिएगा, सूत्र आप लोग को पूछ लिया जाएगा, ठीक है ना। समतल का सदिश समीकरण, ठीक है ना, ये समतल का सदिश समीकरण है, ये समतल का कार्तीय समीकरण होता है, आप लोग को पता होना चाहिए सब कुछ, है ना। और दूरी का न्यूनतम दूरी, जब आप लोग बीच का कोण बोला जाए तो कॉस थीटा बराबर जानते हैं, कॉस थीटा बराबर है ना, जब बीच का मध्य कोण का सूत्र पूछा जाए तो कॉस थीटा बराबर V1 सदिश इंटू V2 सदिश, है ना। मॉड में मॉड पूरे का लगाना है, फिर मॉड V1 सदिश इंटू V2 सदिश लिखना। तो इस प्रकार आप लोग सूत्र पता होना चाहिए, ठीक है। तो जब सूत्र पता रहेगा तो आप लोग बड़े आराम से इन सभी सवालों को लगा सकते हैं। आप इन सभी को लगा दिया। अब रैखिक प्रोग्राम समस्या में तो आप लोग इन सभी को पढ़ते जाइए कि एक रैखिक प्रोग्राम समस्या वह समस्या जो कई चरों के रैखिक फलनों के इष्टतम मान, अधिकतम या न्यूनतम मान को ज्ञात करने से संबंधित फलन को क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन कहते हैं। जो हम इष्टतम, जब कोई रैखिक फलन हमें दिया है, वह रैखिक प्रोग्राम समस्या वह समस्या है जो कई चरों में रैखिक फलन के इष्टतम मान को ज्ञात करने से संबंधित फलन को क्या कहते हैं, उद्देश्य फलन कहते हैं। उद्देश्य फलन की परिभाषा पूछ लिया जाए, है ना। तो आप लोग कोई भी पूछा जाए तो आप लोग इन सभी को लगा ली, आप लोग सभी को पढ़ लीजिएगा तो आप लोग समझ में आ जाएगा। अब इस प्रकार देखिए आप लोग ये पार्ट खत्म हो चुका है, 12 पार्ट। अब देखिए प्रायिकता में आप लोग सिर्फ इन्हीं को देख लीजिए, 16, 17, अब देख सकते हैं 18, 19, आप लोग अब आप लोग काम है 17, 18, 13, 14, ठीक है ना। इन सभी को कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोगों के अंक नहीं कटने वाले। आप सभी आशा करते हैं आप लोगों को वीडियो पसंद आई होगी, और आप लोग वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर एवं कमेंट करना मत भूलिएगा, और ज़्यादा से ज़्यादा मेरे इस वीडियो को शेयर कीजिएगा ताकि ये वीडियो सभी छात्रों के पास पहुँच जाए। थैंक यू, धन्यवाद।